लोग शुरू करेंगे और थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा डेट इज मेयर्स रिलेशन, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, यानी इन चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। और प्रीवियस क्लास में एक्चुअली हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 टाइप का सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम, ठीक है बेटा। एक कौन होता है? क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। और एक कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप का सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है? बॉडी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, यानी ओपन सिस्टम रहेगा तो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। अगर क्लोज सिस्टम रहेगा तो एनर्जी का एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम रहेगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा तो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री होती है ना, पता है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होती है। तो ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? पोरस, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम में जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायथर्मिक, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम में जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटिंग। आइसोलेटेड सिस्टम में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू डीवी। कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक, है ना। प्रेशर और डेल्टा V यानी वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। इनिशियल वॉल्यूम V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। यानी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को आप इंटीग्रेट कर दे, आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। या आप ये फॉर्मूला आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हो। ऑलवेज का मतलब हमेशा अप्लाई कर सकते हो आप ये फॉर्मूला, एनी टाइम आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन इसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब प्रेशर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला तो आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हो। पी क्वेश्चन करेंगे हम लोग सैटरडे को, ठीक है ना। P इंटू डीवी V1 से V2 तक, ठीक है ना। और ऑलवेज अप्लाई करेंगे, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, P इंटू डेल्टा V हम लोग ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम बस वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी ये वाला फॉर्मूला आप प्रेशर कांस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा वर्णन का क्या है? अगर पीवी कर्व दिया हुआ है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसे ग्राफ अगर मान लो आपको दिया हुआ है, जैसे ये बेटा हो गया प्रेशर, ये वॉल्यूम, ऐसे करके अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकाल दोगे तो भी आपका वर्णन आ जाएगा। यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, यानी क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चन, तब आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट, आज थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। और सैटरडे को तो ओनली आपको पता ही रिवीजन क्लास होगा, तो पूरा क्वेश्चन करेंगे उस पर। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। यानी ये एरिया अगर आप निकाल दोगे प्रेशर और वॉल्यूम का तो आ जाएगा। कैसे? वर्क डन याद करो, वर्क पर एनर्जी में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया निकालते थे तो वर्क डन आ जाता था। तो यहाँ भी वैसे ही, ठीक है, बात सही इसमें। अगर आपको कोई साइकिल दिया हुआ है, साइकिल का मतलब जैसे ऐसे कोई साइकिल दिया हुआ है, ये मान लो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ऐसे कोई साइकिल दिया हुआ है ना। मान लो क्लॉकवाइज साइकिल भी हो सकता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल भी हो सकता है। एक साइकिल दिया हुआ है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर है, क्या है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ साइकिल। यानी उस साइकिल का आप क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। यानी यहां पर एक साइकिल दिया हुआ है, सर्कल टाइप का दिख रहा है, कैसा भी साइकिल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, व्हाटएवर द साइकिल, उस साइकिल का आप एरिया निकाल दो, वो आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपका क्लॉकवाइज साइकिल है, यानी साइकिल अगर आपका क्लॉकवाइज है, तब आपको वर्क डन की वैल्यू लिखनी है पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तब आपको वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। बात समझ में आ रही ना। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्लॉकवाइज साइकिल है, ये जो साइकिल कैसा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहां जो भी एरिया आएगा उसको प्लस में रखना है।
अगर यही एंटी क्लॉकवाइज आपको दिया रहता, सपोज ऐसे दिया होता है साइकिल, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमको क्या रखना है, निगेटिव लेना है, एरिया निकाल देना और उसको निगेटिव रखना है ना। सिमिलरली यहां पर जो वर्क डन आएगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स का उल्टा होता है, यानी केमिस्ट्री का उल्टा होता है यहाँ पे, बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम में हम वर्क डन क्या रखते हैं, पॉजिटिव, यानी सिस्टम ने वर्क किया, वर्क बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया तो वो वर्क हमको रखना है प्लस, और ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हुआ तो आपको क्या रखना है, वर्क डन क्या रखना है, निगेटिव, यानी ऑन द सिस्टम अगर वर्क होगा तो दैट इज वर्क डन निगेटिव, निगेटिव वर्क डन आपको क्या करना है, रखना है। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। लेकिन साइन ध्यान नहीं रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्वेश्चन को समझना है, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस, क्यू के लिए क्या रखना है, हीट इन, अगर हीट आ रही है अंदर की तरफ, सिस्टम को हीट मिल रही है, यानी हीट के लिए क्या रखना है, अगर आपका हीट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यानी हीट अगर इन हो रहा है तो आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव। अगर आपका हीट जो है आउट हो रहा है, यानी सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, निकाल रहा है, तो आपको हीट अगर आउट हो रहा है तब वहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको क्या रखनी है, निगेटिव। साइन नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये फॉर्मूला पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको कोई भी चीज दी रहेगी और उस पर आपको निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू प्लस रखना है, वर्क डन ऑन द, जैसे क्वेश्चन देगा या सिस्टम हैज डन द वर्क, सिस्टम ने वर्क किया ऑफ 10 जूल, तो प्लस 10 जूल होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, तो आपको क्या रखना है, डब्ल्यू इक्वल टू -10। क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस नहीं दे रहा है, क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू देगा आपको, आपको सोचना है कि हमको ये चीज प्लस रखनी है कि माइनस रखनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। हीट के लिए क्या है, हीट इन, हीट टेकन, तो साइन पॉजिटिव, हीट आउट या सिस्टम ने हीट एक्सट्रैक्ट किया तो दैट इज हीट, हीट गिवन टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को हीट दिया, मतलब हीट आउट हुआ, सिस्टम से तो हीट आउट हुआ, सराउंडिंग को हीट दिया गया, तो वहां पर हीट क्या हो गया, नेगेटिव। इन मतलब आ रही है प्लस, आउट निकल रही है माइनस। ये हमारा एक ओवरव्यू फर्स्ट लेक्चर का हो गया, यानी दैट इज द रिवीजन। अब हम लोग आज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और है। एक कहता है मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन क्या कहता है, ठीक है ना, मेयर रिलेशन क्या करता है कि सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों बात समझ रहे ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P फॉर कांस्टेंट प्रेशर, V फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज Cv। तो एक रिलेशन होता है Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, इस आर Cv को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा भी बन जाएगा ना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। इसी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर को हम क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। क्लियर है बेटा। और Cv इज इक्वल टू हमेशा होता है, फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू, Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर बाई टू, जहां एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताए थे, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, ट्राइटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, या तो 6 होगी या 7 होगी, है ना, लीनियर होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर बाई टू। तो सिमिलरली सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीवी प्लस आर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सीवी, सीवी का फॉर्मूला क्या है, एफ आर बाई टू, और प्लस क्या हो जाएगा, आर, ठीक है ना। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, यहां पर क्या करोगे, 2 एलसीएम ले लोगे, तो 2 एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस 2 आर, ठीक है ना। यहां क्या करो, आर को कॉमन ले लो, आर को कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, एफ प्लस 2/2। ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया,
सीपी का बन गया, ये सीवी का, ये सीपी का। डन। अब आपको पता है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गामा। तो गामा इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी। हमेशा गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला लग दो, सीपी आर के टर्म्स में, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई सीवी, सीवी इज इक्वल टू हमारा क्या है, एफ आर बाई 2। तो गामा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो निकाल दो, यानी मैथमेटिकली ये कितना हो जाएगा, देखो जरा। तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा आर इंटू एफ बाई टू इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एफ बाई आर। तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, और आर से आर कट जाएगा, है कि नहीं, यहाँ आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस 2/f। इसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसा लिख सकते हो ना, ये तो दोनों के लिए डिवीजन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ बाई एफ प्लस 2/f हो जाएगा। तो यहाँ एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी गामा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/f। एक फॉर्मूला आ गया मेरा गामा के लिए। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए आपको पूछेगा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बताइए, है ना, मोनोटोमिक के लिए बताइए, तो 1 प्लस 2/f। मोनोटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, तो f की जगह 3 पुट कर दीजिए। डायटोमिक के लिए आपको पूछेगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बताइए, तो 1 प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा, 5, तो वो क्या हो जाएगा, डायटोमिक के लिए हो जाएगा। तो दैट इज आवर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना। सिमिलरली सीपी भी निकाल सकते हो, यानी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गया, तो आप सीपी भी निकाल सकते हो, सीवी भी निकाल सकते हो, और गामा भी निकाल सकते हो। क्लियर है तीनों, ओके। चलिए, अब यहां पर है मेयर्स रिलेशन, यानी मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। यहां तो सीपी और सीवी एक इंडिविजुअल गैस की है, लेकिन मान लिया दो गैसेस को मिक्स किया गया, ये दो गैसेस को मिलाया गया, तो भैया उनका सीपी और सीवी रिजल्टेंट क्या होगा ओवरऑल। जैसे कैसे दो बॉडी है, दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, दो बॉडी से फोर्स लग रही है, भाई उनका रिजल्टेंट फोर्स कुछ नेट फोर्स तो निकालते थे ना। तो वैसे ही एक गैस की सीपी कुछ और है, एक गैस की सीपी कुछ और है। अब मैंने दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स किया तब इसका ओवरऑल कुछ सीपी बनेगा, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, जो उन दोनों से अलग होगा, है ना। दो की क्वालिटी को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं मिलाऊं, तो मान लीजिए कि फर्स्ट वाले गैस N1 मोल, यानी मोल ऑफ गैस 1, दो गैस को आप मिक्स कर रहे हो, है ना, दोनों की सीपी और सीवी निकालना है। तो N1 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ गैस 1, और N2 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ गैस 2, ठीक है ना। सिमिलरली पहला वाला गैस का स्पेसिफिक हीट कितना है, CV1, और दूसरे वाले गैस का स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह सकते हो आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस 1, ये भी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस 2। तो नेट इस दोनों गैस को मैंने मिक्स किया, तो ओवरऑल जो मेरे को सीवी मिला, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको सीपी निकालना है ना, दो गैस है, मान ली पहले वाले गैस का मोल N1 है, दूसरे वाले गैस का मोल N2 है। इसी तरह इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP1 है, और दूसरे वाले गैस का CP2 है। अब भाई ओवरऑल दोनों को मिक्स मैंने कर दिया, तो जो कंबाइंड सीपी बना, दैट सीपी इज इक्वल टू N1 फर्स्ट वाला गैस का मोल, CP1 प्लस क्या हो जाएगा, N2 CP2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। ये हमारा फॉर्मूला। क्लियर है, दोनों के लिए समझ में आ गया, है ना। ओवर कंबाइंड का अगर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस जब दिया रहेगा, तो ये निकालिएगा, इंडिविजुअल दिया रहेगा तो सीवी, दोनों का फॉर्मूला हमने बता दिया, सीवी का भी बता दिया, सीपी का भी बता दिया। डन, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम हीलियम एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। या तो मिक्सचर का कह रहा है,
पहले तो आप हीलियम 1 हो गया मान लो, तो हीलियम का मोल निकालो, तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 16 बाई हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 4 मोल। यानी N1 कितना हो गया, हीलियम को गैस 1 मान लिया, ऑक्सीजन को गैस 2 मान लिया। सिमिलरली N2 निकालो, ऑक्सीजन तो हमेरा हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा, सिंगल ऑक्सीजन तो लाई कर सकता नहीं है ना, हीलियम चूंकि इनर्ट गैस है तो ये सिंगल फॉर्म में रहेगा। तो इसका कितना हो जाएगा N2 16 बाई कितना हो जाएगा 32, इसका मोलर मास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अब चूंकि हीलियम जो है वो क्या है, हीलियम क्या है बेटा, मोनोएटॉमिक है ना, हीलियम क्या है मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक है, तो यानी इसका अगर सीवी आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा Fr/2, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है तो सिंगल लाई कर रहा है, हीलियम इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3r/2, यानी CV1 मेरा कितना हो जाएगा 3r/2। सिमिलरली CP1 जब निकालोगे तो CP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV1 प्लस आर, क्योंकि CP इज इक्वल टू CV प्लस आर होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3r/2 और प्लस आर, यानी ये क्या बन जाएगा बेटा 5r/2। सिमिलरली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारा क्या है बताओ, डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक है ना ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन मेरा डायएटॉमिक है। अब ऑक्सीजन डायएटॉमिक है मतलब O2 के फॉर्म में लाई कर रहा है ना, तो इसका CV1 कितना हो जाएगा, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम r/2, तो डायएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5r/2, यानी CV2 आ गया दूसरे। सिमिलरली CP2 अगर हमको निकालना होगा तो क्या करोगे आप, CV Fr/2 अब प्लस आर, यानी क्या हो जाएगा ये 7r/2। तो मेरे को N1 भी आ गया, N2 भी आ गया, CV1 भी आ गया, CV2 भी आ गया, CP1 भी आ गया, CP2 भी आ गया। तो पहले मैं CP निकाल लेता हूं, तो CP के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, CP के लिए मैं लगाऊंगा N1 CP1 प्लस क्या लगाऊंगा N2 CP2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। N1 कितना है 4, CP1 कितना है 5r/2 प्लस N2 कितना है 1/2, CP2 कितना है बेटा 7r/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, यानी 4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे आप, सीपी आ गया। सिमिलरली सीवी जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा N1 CV1 प्लस क्या हो जाएगा N2 CV2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। तो N1 कितना है 4 और CV1 कितना है बेटा 3r/2 प्लस N2 कितना है 1/2, ऑक्सीजन का तो हाफ मोल है, प्लस में CV2 कितना है 5r/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 47r/9/2। हाँ, ये कट करोगे आप तो ये कट जाएगा 2 से, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 29r/9/2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9/2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो, और ऊपर वाला जब सॉल्व करोगे तो 29r आ जाएगा। सॉरी 47r/18 हो जाएगा, सॉरी देख लेना आप इसको सॉल्व करके, 47 47/2 आ जाएगा ना, तो 47/9/2 बाई 18 हो जाएगा आई थिंक सो। यानी कि ये हो जाएगा 47 47r/2 इंटू क्या हो जाएगा 9/2, तो ये हो जाएगा 2/9, तो इट कैंसिल हो जाएगा 47r/9 हो जाएगा, ये 4 नहीं ना होगा, ये भी 49r/9 हो जाएगा। तो इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा CP/CV, तो ये हो जाएगा 47r/9 इंटू क्या हो जाएगा 9/29r, 9 से 9 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, कितना हो जाएगा 47/29। इसको सॉल्व करोगे 1.62 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाइए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी आपको पता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है तो किसी न किसी स्टेट में होता है, यानी थर्मोडायनेमिक स्टेट को जो चीज स्पेसिफाई करती है, कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है,
तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी ये वेरिएबल्स किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है। यानी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपको इन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो कि वो सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है। और वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी वो चेंज होता रहता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से फिक्स है क्या? कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। लेकिन प्रेशर की वो वैल्यू जानकर, वॉल्यूम जानकर, टेम्परेचर, यानी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ना? जैसे नंबर ऑफ मोल्स, इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी जिसको यू बोलते हैं, ये चीजें हमको थर्मोडायनामिक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की, स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाती है। इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। और दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स उसको बोलते हैं वो वेरिएबल जो साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस सिस्टम के साइज से उसका कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो वेरिएबल जो साइज ऑफ द सिस्टम की साइज, वट एवर द साइज ऑफ द सिस्टम, वो वेरिएबल फिक्स है, यानी वो वही का वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, एक ग्राम वाटर है, मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? आपको 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है ना भाई, है ना? मैं कहूं 1000 kg वाटर है मेरे पास, अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर चाहे 1 ग्राम हो, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, या 1000। तो यहाँ क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स, यानी द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, साइज। साइज 1 ग्राम है तो भी 100 डिग्री सेल्सियस है, साइज 1000 kg है तो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो डेट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी है, मास पर यूनिट वन। वाटर की डेंसिटी तो फिक्स है, चाहे 1 ग्राम वाटर हो तो भैया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चाहे 1000 ग्राम वाटर हो तो भी 1 ग्राम, यानी डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक्सटेंसिव वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जो साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है, जैसे वॉल्यूम। अब छोटा सा कोई बॉडी है तो इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, है ना? कोई बड़ा सा बॉडी है, इसका वॉल्यूम कुछ और है। दोनों की वॉल्यूम में फर्क है कि नहीं? इसके वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम फर्क है। वाई दे आर डिफरेंशिएट? बिकॉज देयर साइज ऑफ द सिस्टम पे वो वैल्यू डिपेंड कर। एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो इंट्रोपी हो, वट एवर द एनर्जी यू हैव, दैट इज कम्स अंडर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी, है ना, कितना हीट चाहिए एक सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर ज्यादा सब्सटेंस होगा तो यू रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ हीट टू रेज देयर टेम्परेचर एट 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। जिसकी वैल्यू साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रही वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। और जिसकी वैल्यू साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड कर रही है वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव। ओके, चलिए अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ वेरिएबल। बताइए कौन सा, ये इसका ऑप्शन कौन होगा? कौन सा ऐसा इन चारों में है जो थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी उसकी वैल्यू पता, वो थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है? इसमें कौन सा है? आपको टेम्परेचर करता है, अभी मैंने बोला प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ मतलब इंट्रोपी, इंथैल्पी। प्रेशर भी करेगा, वॉल्यूम भी करेगा, कौन नहीं करेगा? वर्क। यानी वर्क इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चेंज होने से वर्क होता है, यानी वो आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी ये वेरिएबल्स सिस्टम को वर्क करा रहे हैं, यानी सिस्टम का वर्क हो रहा है। वर्क किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो भाई एनर्जी तो जो भी है, मैंने कहा कि जितनी भी टाइप की एनर्जी हो क्या एक्सटेंसिव है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव, क्योंकि साइज पर डिपेंड करेगा। मास भी क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। भाई मास इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज ना, इतनी सी बॉडी होगी तो उसकी मास कुछ और होगी, इतनी सी बॉडी होगी तो मास कुछ और होगी। यानी मैंने क्या बोला? प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आपको भी पता होगा कि थर्मोडायनामिक में, है ना, वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, यानी सिस्टम एक से दूसरे में बदल रहा है। तो कई सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? हम्म आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, ये होता है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट, है ना। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्या होता है? डेल्टा क्यू जीरो, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्सचेंज इन हीट, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये 5 प्रोसेस है, और पांचों को हम एक एक करके अभी यहां पर देखेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एक तो वेरी वेरी स्लोली प्रोसेस है, एक बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, और परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होता है यहां पर, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज होता है, लेकिन वो हीट जो है वो यूटिलाइज हो जाती है कहाँ? प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने में। लेकिन हीट होता है नहीं, हीट इज एक्सचेंजिंग, बट वो चेंज करने में यूटिलाइज रहता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, है ना। डेल्टा टी तो जीरो होगा, सही बात है कि नहीं? चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर देख लो आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग पढ़े आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है बताओ? आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन एन आर टी, यानी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आइसोथर्मल में क्या है ना, क्या है आइसोथर्मल में? एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है ना भाई। नंबर ऑफ मोल गैस का तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो यानी मैं बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। यानी मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई वॉल्यूम, मैं बोल सकता हूं ना, कांस्टेंट बाई वॉल्यूम। कांस्टेंट अगर हटाओगे तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हो जाएगा। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कहां हो रहा है मेरा? आइसोथर्मल में हो रहा है ना। कब हो रहा है ये? जहां पर टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट। कौन सा लॉ ये बोलता था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ इस चीज को बताता है? वो बता सकता है? विच लॉ इज आइडेंटिफाई दिस? कौन सा लॉ बताता है ये? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डन, समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आइसोथर्मल में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो सकता है? P1V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? P2V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, डन। अच्छा, यहां पर अगर मैं स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूं, मोलर स्पेसिफिक हीट किसमें? आइसोथर्मल में। तो मोलर स्पेसिफिक हीट यानी C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। अब इस आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई एन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक? या डेल्टा यू अगर मेरे को निकालने के लिए बोले, तो डेल्टा इज एक्चुअली एन सीवी डेल्टा टी, हमेशा होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर भी डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो पूरा डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है। और स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी इनफाइनाइट।
डन, समझ में आ गया बात। चलिए यहाँ ग्राफ पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी क्या बताता हूं मैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। शुरुआत में मैंने क्या पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इंटू डीवी, और उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। ये तो जनरल फॉर्मूला है, यानी वर्क डन का ये जनरल फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डीवी, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे आ जाते हैं बेटा। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, बताओ जरा मुझे, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी, यानी मैं यहां पे रख सकता हूं क्या, एन आर टी बाई वी इंटू डीवी इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट। भाई नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे, गैस कांस्टेंट नहीं बदलेंगे, और टेम्परेचर भी नहीं बदलेंगे, फिर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, यानी क्या बन जाएगा ये, एन आर टी इंटीग्रेशन डीवी बाई वी, यानी कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। अब देखो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये भी तो dv बाई वी है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, यानी w इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, एन आर टी लॉग वी। कहां से कहां तक आप इसको रखोगे, वो V1 से लेकर V2 तक। इंटीग्रेशन को मैंने रख दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एन आर टी और क्या हो जाएगा, लॉग V2 माइनस लॉग V1। आपको पता है कि इंटीग्रेशन में एक बार फाइनल वैल्यू रखते हैं माइनस करके, एक बार इनिशियल वैल्यू रखते हैं। अब चूंकि लॉग का फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए बाई बी डिवीजन में। तो यहां भी तो V2 माइनस लॉग V1 है, तो W इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एन आर टी लॉग V2 माइनस V1। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया इन आइसोथर्मल। सिंपल 3 स्टेप में काम करना है। P इंटू डीवी, ये तो हमेशा होता है ऑलवेज, मैंने P की जगह पे एनआरटी बाई वी रख दिया, एनआरटी को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया मेरा डीवी बाई वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी लॉग वी, एक बार V2 रखा माइनस V1, और लॉग को क्या लिख सकते हो, ए बाई बी, ये हमारा हो गया। यानी W इज इक्वल टू मेरा क्या आया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो डेट इज एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। ये हमारा रिलेशन है। क्योंकि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बोलूं, क्या बोलूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बोलूं या बताऊं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि भैया पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट। यानी मैंने निकाला P1 V1 इज इक्वल टू क्या है, P2 V2। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो अगर इसमें आगे मैं आऊं तो P1 और P2 को इधर ले आओ, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V2 बाई V1। यानी V2 बाई V1 यहां पर जो है, इसके जगह पे मैं P1 बाई P2 भी लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, P1 बाई P2, ये फॉर्मूला भी। चूंकि लॉग को क्या लिख सकते हो ना आप, जब भी लॉग एक्स दिया हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लॉग है। एक दो टाइप का लॉग होता है, एक एक्सपोनेंशियल लॉग, एक लॉग बेस 10 में। तो आप जनरली, हमको वैल्यू जो पता होती है ना, वो 10 की वैल्यू पता होती है। हमको जो वैल्यू पता होती है वो लॉग 10 की वैल्यू पता होती है। तो अगर कोई भी लॉग दिया हुआ है उसको बेस 10 में, जैसे यहाँ पर लॉग एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो अगर इसको मैं चेंज करूं तो W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2.303 एन आर टी, और मैं क्या रखूंगा, लॉग 10, कहां से कहां तक, V2 से V1, यानी बेस 10 में मैंने उसको कन्वर्ट कर। सिमिलरली P2 बाई P1 को भी आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डन, समझ में आ गई बात यहां तक। अब यहां पर एक बात, ग्राफ पे आते हैं यहां पर, है ना। आपको पता है कि ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल में आप क्या पढ़े हो,
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर पर यही काम हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन ही होता है ना, यानी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहां भी देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर हमको ग्राफ क्या हो रही है, अलग अलग मिल रही है। ये जो पहला वाला ग्राफ मिल रहा है ये T3 पर, ये ग्राफ मिल रहा है T2 पर, ये ग्राफ मिल रहा है T1 पर। तो जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा कर्व उतना ही होगा, तो डिक्रीजिंग ही। आपको पता है कि भाई P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो ये ग्राफ किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला कर्व होता है ना, तो हाइपरबोला में क्या, ग्राफ इज स्लोप इज डिक्रीजिंग, द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो डिक्रीज कर, लेकिन हर टेम्परेचर पर अलग अलग है। सबसे ज्यादा तो ग्राफ टेम्परेचर होगा उसकी ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि T3 सबसे ज्यादा इसकी टेम्परेचर होगी, फिर इसकी टेम्परेचर होगी, फिर इसकी टेम्परेचर होगी। अगर इसके नीचे भी कोई कर्व होता तो इससे कम इसकी टेम्परेचर होती। तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर T1, सबसे कम नीचे वाले की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर स्लोप के बारे में बात करूं, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, आइसोथर्मल कह लो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, परपेंडिकुलर क्या है प्रेशर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू -P/V। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ ऑलवेज इस स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप, यानी स्लोप घट रहा है। बात भी सही है ना, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो दैट इज द डिक्रीजिंग कर्व, दैट इज द स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल। स्लोप को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा भी लिख सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp। यहाँ पर कहीं पर भी आप छोटा सा स्लोप लोगे ना, यहाँ पे लोगे स्लोप, है ना। तो यहाँ पर क्या लोगे, ये छोटा सा प्रेशर चेंज dp, और यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम चेंज। ये मान लो एंगल थीटा है, तो P/B। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया मेरा आइसोथर्मल। अब मेरा क्या होता है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, है ना। आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब, है ना, बार होता है ना, तो इसका प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है। तो आइसो बारिक मतलब प्रेशर इज द कांस्टेंट, यानी उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप W इज इक्वल टू, मैंने बोला W का दो फॉर्मूला है, वर्क डन निकालने का दो फॉर्मूला है। एक तो है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डीवी, कहां से कहां तक, इनिशियल वैल्यू से फाइनल। ये आप हमेशा लगा सकते हो, ऑलवेज लगा सकते हो। लेकिन अभी प्रीवियस मैंने आपको बोला था कि W इज इक्वल टू आप क्या लगा सकते हो, W इज इक्वल टू आप लगा सकते हो P इंटू डेल्टा V, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन ये फॉर्मूला एक स्पेसिफिक जगह पे लगेगा। स्पेसिफिक का मतलब वहां पर जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो देन यू कैन नॉट, आप ये फॉर्मूला हमेशा लगाओ, यानी ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो आप जब आपकी क्या होगी, प्रेशर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो अब आप W इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, P इंटू डेल्टा V, व्हेन देयर प्रेशर इज कांस्टेंट। अदरवाइज यू कैनॉट, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाओ, दैट इज ऑलवेज, हमेशा लगेगा ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। ओके, अब यहां पर आ जाइए, प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो W इज इक्वल टू, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है ना, तो यहां आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W को क्या लिख सकते हो आप, P इंटू डेल्टा V, ये लिख सकते हो। प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन हो जाएगा। ओके, डन। कांस्टेंट प्रेशर वाला मामला समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो प्रेशर और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का, ये किसका हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम का ग्राफ, है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा ना। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रेशर कभी चेंज नहीं हो रही, एकदम स्लांट लाइन, अगर ना घटा ना बढ़ा,
घटे बढ़ेगा तो कोई चीज ऊपर नीचे जाएगी। तो ये क्या रहा, आइसोबारिक। आइसोबारिक होता है प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या होगा, एकदम बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना, यानी ऐसा होगा, है ना, ये कुछ ऐसा होगा यहाँ। यहाँ पर क्या होगा, V1 ले लो, यहाँ पर क्या होगा V2 ले लो। पीवी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आर टी। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो यहाँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कब, कांस्टेंट प्रेशर पर। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। और इसका एरिया निकाल दोगे अगर आप, तो वर्क डन आ जाएगा। पीवी कर्व का कभी भी अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम, हाँ ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम ही दिया हुआ है, कुछ और दिया है उसका एरिया निकाल दोगे, दैट्स नॉट इक्वल टू वर्क। प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया आप निकाल दो, दैट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब आते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हो डीवी इज इक्वल टू जीरो। डीवी क्या हो गया, छोटा सा चेंज। अब डेल्टा वी क्या हो गया, लंबा चेंज, बड़ा चेंज, है ना। तो भाई छोटा चेंज या बड़ा चेंज, प्रेशर, द वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर मैं यहां पर वर्क डन निकालू, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, आपका पीडीवी, उसी को ना इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका इंटीग्रेशन पीडीवी आ रहा है। भैया डीवी की वैल्यू ही जीरो है तो वर्कडन इज इनटू जीरो, यानी वर्कडन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका वर्कडन नहीं होगा, वर्कडन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। यानी आप ग्राफ भी अगर मैं बनाऊं इसका कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नहीं वॉल्यूम वहीं का वहीं है, देखो वॉल्यूम, और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ना इधर वॉल्यूम जा रही ना उधर जा रही, वॉल्यूम एक ही पार्ट पे है, यानी थ्रू आउट द टाइम वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां स्लोप कितना होगा बेटा बताओ, स्लोप इज इक्वल टू, यानी ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी बाई डीवी। डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, डीपी बाई जीरो। और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या होती है इनफाइनाइट, यहाँ पे यानी इनफाइनाइट स्लोप है। वैसे भी निकालो, स्लोप इज इक्वल टू मैं क्या बोलता हूँ, टेन थीटा। तो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो टेन 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। देख भी रहे हो डीवी की वैल्यू जीरो है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई करूं, यानी क्या अप्लाई करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो आइसोकोरिक में जीरो होता है, अभी देख रहे हो यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कम हर कंडीशन, देखिए जनरल फॉर्मूला ये याद रखिए, वर्क मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरल तो है ही, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब सिचुएशनल हम उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हर प्रोसेस के लिए कुछ वैल्यू जीरो हो रही, कुछ नहीं हो रही। जैसे आइसोथर्मल में मैंने क्या देखा, डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा यू की जगह मैंने जीरो पुट कर दी। यहाँ क्या है मेरा, डेल्टा वर्कडन जीरो है, यानी डीवी जीरो है तो वर्कडन जीरो हो गया, तो यहाँ मैंने उसको हटा दिया, यानी यहाँ पर स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी हीट इन होगी, यानी हीट अगर लोगे तो डेल्टा यू क्या बनेगी, पॉजिटिव। हीट दोगे तो डेल्टा यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी हीट किसी सिस्टम को मिल रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट निकलेगा क्योंकि हीट एडेड, मैंने साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि अगर आप हीट लोगे, सिस्टम को हीट मिल रही है कहां से, सराउंडिंग से, तो हीट की वैल्यू क्या होगी, प्लस। और सिस्टम से हीट ले रहे हो, यानी सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जा रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, या हीट लॉस हो रहा है कह सकते हो। हीट गेन मतलब प्लस, हीट लॉस मतलब माइनस। तो माइनस जब रखोगे ना हीट लॉस, तो डेल्टा यू माइनस हो जाएगी, माइनस का मतलब डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है सिस्टम की, डिक्रीज कर रही है। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा कि है, नहीं चलिए। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में मैंने बोला था कि आइसोथर्मल जो है स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस का मतलब कछुआ का चाल है वो आइसोथर्मल, एकदम धीरे 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 धीरे। और ये जो है ना एडियाबेटिक, ये वेरी फास्ट है,
यानी खरगोश वाला मामला है यहाँ पर एडियाबेटिक में, एकदम फास्ट सरपट चल रहा है, वेरी फास्ट। और परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो एडियाबेटिक में कि एक्सचेंज ऑफ हीट या एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के, ना तो हीट ले रहा है और ना तो हीट दे रहा है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी, एकदम बिल्कुल इंसुलेटेड होगी। आप क्या पढ़े हो ना, इंसुलेटिंग बाउंड्री, आइसोलेटेड सिस्टम, न हीट अंदर की तरफ आ रही है ना, मैंने हीट का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। बाकी सिस्टम में हीट का चेंज हो रहा है, यानी यहां पर हीट का कोई चेंज, यानी ये जो बाउंड्री है सिस्टम का, ये बाहर से परफेक्टली इंसुलेटेड है, कोई कनेक्शन नहीं है सराउंडिंग के साथ, ना तो सराउंडिंग को, ना सराउंडिंग से वो ले रहा है ना सराउंडिंग को वो दे रहा है। हालांकि परफेक्टली इंसुलेटिंग ऐसा कोई बॉडी होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कैसा भी बनाओ कुछ टाइम के बाद, लॉन्गर टाइम, बहुत जैसे थर्मस मान लो, अब थर्मस में आप पानी रखते हो गर्म, तो ऐसा तो है नहीं, दैट इज ऑल्सो इंसुलेटिंग, आप मान सकते हो इंसुलेटिंग है, एडियाबेटिक है, यानी बाहर से क्या हो रहा है उसका कनेक्शन खत्म है ना, इसलिए पानी उसमें अंदर गर्म रहता है। बट 100% कोई बॉडी इंसुलेटिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि आप पानी को गर्म है, अब उस गर्म को रात भर छोड़ दो तो सुबह क्या वो हीट लॉस नहीं हो रहा है, होना चाहिए उसको, तो नहीं गर्म, सिस्टम तो कह रहा है कि भैया ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है, तो ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा, मतलब जितना रात में मैंने आपने गर्म रखा था सुबह उतना ही होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि देर इज सम, धीरे 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 देर इज सम लॉस, कुछ ना कुछ वो लॉस कर रहा है, 100% इंसुलेटिंग नहीं है। तो इसीलिए हाँ, टाइम लॉन्गर वो ले रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री इंसुलेटिंग बनाई है, बट वो फुल्ली आइडियल नहीं है। आपको पता है कि 100% आइडियल तो कोई चीज होती नहीं, ये तो परफेक्टली बात करी। बट अगर आइडियल केस में जानूं तो परफेक्टली इंसुलेटिंग वही है जो ना हीट आने दे ना हीट जाने दे, ये डेल्टा क्यू जीरो, और डेल्टा क्यू जीरो मतलब परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं कहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि दैट इज द परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री, यानी बाउंड्री जो है परफेक्टली इंसुलेटिंग, उससे आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये एडियाबेटिक के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लगाऊं तो डेट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये वाला मामला जीरो हो गया, यानी क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर मोलर स्पेसिफिक हीट में निकालू, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाई एन इंटू डेल्टा टी, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी एक जगह आइसोथर्मल जब हम पढ़ रहे थे, तो आइसोथर्मल में मैंने देखा था कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो रही थी वहां पर आइसोथर्मल में, सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू वहां क्या हो रही थी, जीरो, तो वहां सी की वैल्यू जो मेरी आ रही थी वो इन्फिनिटी आ रही थी, है ना, इन्फिनिटी आई थी वहां पे, डेल्टा टी की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू जीरो थी आइसोथर्मल में। एडियाबेटिक में क्या हो रहा है, जीरो, यानी स्पेसिफिक हीट जो है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, देख रहे हो ना, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी रेंज तक वो क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, दैट इज नोन एज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में जीरो, आइसोथर्मल में इन्फिनिटी, यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, ठीक है। अब आइसो एडियाबेटिक में क्या होता है ना, पीवी का गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कौन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट आप कहां पढ़े हो, आइसोथर्मल में। यहां क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, गामा वही होता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, वही रेशियो पे स्पेसिफिक हीट Cp बाई Cv, यानी ये वाला मामला लिख सकते हो, P1 V1 पे प्रेशर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे प्रेशर, सॉरी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो एडियाबेटिक का ग्राफ भी डिक्रीजिंग ही होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे लो प्रेशर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पे पावर गामा, तो भैया ग्राफ तो डिक्रीजिंग होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगी, तो डिक्रीजिंग होगा, आइसोथर्मल में भी डिक्रीजिंग था, तो एडियाबेटिक में भी डिक्रीजिंग होता है, लेकिन एडियाबेटिक में वो ग्राफ जो है वो तेजी से डिक्रीज करता है, ये थोड़ा फास्ट डिक्रीज करेगा, यानी ये कैसा होगा, थोड़ा सा फास्ट डिक्रीज करेगा,
है ना, दैट इज द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक। और यहां पर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा पी बाई वी। स्लोप इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, यानी गामा टाइम्स आइसोथर्मल में क्या था, गामा। यानी मैं लिख सकता हूं स्लोप किसकी ज्यादा ग्रेटर है, एडियाबेटिक, यानी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। गामा टाइम्स क्या है, वो ग्रेटर है, क्लियर है। तो क्या होगी, तेजी से डिक्रीज करेगी, यानी एडियाबेटिक में आप ऐसे लिख सकते हो, एडियाबेटिक में आइसोथर्मल से तेजी से ग्राफ डिक्रीज होगा, या इंक्रीज भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम कम होगी तो इंक्रीज भी, कंप्रेशन होगा तो इंक्रीज हो जाएगा ना, इधर से जाएगा ना। कंप्रेशन में ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना, इधर से जाएगा, वॉल्यूम घटेगी। एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। एडियाबेटिक और आइसोकोरिक में यही फर्क है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पर देखो, जैसे ऐसे लेता हूं मैं दो, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में मैं कंपेरिजन करूं, तो मान लो कि मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं, ये वाला, ठीक है ना, ये है, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, और यहाँ पर मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, दो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए यहाँ, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो, ये मान लो ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है, तो कौन सा आइसोथर्मल के लिए, कौन सा एडियाबेटिक के लिए है, कौन तेजी से डिक्रीज कर रहा है, वो एडियाबेटिक के लिए। जो ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा वो एडियाबेटिक के लिए, जो स्लो डिक्रीज करेगा वो आइसोथर्मल के लिए। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, नहीं होगा। अगर ये आइसोथर्मल के लिए है तो ये किसके लिए होगा, एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा बताओ, यहाँ पर कह रहा है, देखो प्रेशर कांस्टेंट, चार ग्राफ आपको दिए हुए हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ क्या है, ये प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट, यहां देखो ये सीधे आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, आइसोकोरिक। सिमिलरली ये देखो, ये थोड़ा लेट से डिक्रीज कर रहा है, ये ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, और ये क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चारों प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अगर साइक्लिक की बात करूंगा मैं, यहां पर आ जाता हूं, थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस को बता देता हूं। ये ग्राफ ही है, देखो ये कंप्रेशन, एडियाबेटिक क्या हो गया, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और ये क्या होगा, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। तो अगर मैं साइक्लिक ग्राफ के बारे में बात करूं, तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, है ना। और साइक्लिक प्रोसेस की सिस्टम वहीं पे वहीं आ जाता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो अगर इसमें मैं लगाऊं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां पर ये वाला मामला जीरो हो गया, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन आप निकालोगे, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, दैट इज द एरिया ऑफ साइकिल, साइकिल का एरिया, एरिया ऑफ साइकिल। और एरिया ऑफ साइकिल क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा, अभी बात किए हैं, तो आपको क्या रखना है, वर्क डन पॉजिटिव, और अगर वो साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन निगेटिव, ठीक है ना। यानी साइक्लिक प्रोसेस में आपका हीट जो है सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी, भावेश है नामकरण, आपको डाउट है कोई।